Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में पारद प्रकरण के अंतर्गत अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भाग 5 के अंतर्गत आता है। इसमें देखेंगे हम लोग पारद के संस्कार। तो पारद के संस्कार क्या होता है, मतलब कि पारद को जब दोषों से निवारण मिल जाता है, उसके बाद उसमें बल और तेज की वृद्धि के लिए जो विशिष्ट क्रिया की जाती है उसे संस्कार कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पारद के टोटल 18 संस्कार क्या होते हैं और विभिन्न आचार्यों ने इसमें जो है मत मतांतर बताया है। ठीक है, किसी ने कुछ माने हैं, किसी ने कुछ और संस्कार माने हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पारद के अष्टविध संस्कार, ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। और जनरली सबसे ज़्यादा इसी अष्टविध संस्कार टेक्निक को या प्रोसीजर को पारद के संस्कारों के अंतर्गत फॉलो किया जाता है। हम इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि पारद संस्कार क्या होते हैं। ठीक है, तो पारद में बल एवं तेज की वृद्धि के लिए जो विशिष्ट क्रिया की जाती है उसे संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो जो पारद से जो मल और दोष का निवारण के लिए जो क्रिया थी वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब इस वीडियो में क्या होगा कि पारद जो है वो न्यूट्रल हो गया और उसके बल और तेज की वृद्धि के लिए जो विशिष्ट क्रिया की जाती है उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार से द्रव्य में गुणा अंतर ध्यान होता है और जो शोधन की क्रिया से द्रव्य शुद्ध होकर दोष मुक्त हो जाता है। संस्कार द्रव्य से स्थित दोष की निवृत्ति और विशिष्ट गुणोत्पत्ति दोनों साथ साथ होती है। ठीक है, तो जब संस्कार करने से बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि शोधन की क्रिया से द्रव्य शुद्ध होकर दोष मुक्त हो जाता है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा। अब संस्कार से जो होता है द्रव्य में जो स्थित दोष की निवृत्ति, मतलब दोष मुक्त तो होता ही है, जो बचे कुछ होते हैं उनसे भी दोष मुक्त हो जाता है। और विशिष्ट गुणोत्पत्ति, मतलब कि जो स्पेसिफिक इसके गुण हैं वो भी उजागर होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे संस्कार बताया गया है। फिर इसके बाद देखें अगर तो पारद में संस्कारों की संख्या देखी जाए तो पारद में आचार्यों ने 18 प्रकार के संस्कार बताए हैं। कुछ विद्वानों ने 19 भी बताए हैं और कुछ स्थानों पर यह संख्या 8 भी बताई गई है। पारद के अगर 18 संस्कारों की बात की जाए पारद में अगर 18 संस्कारों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आता है स्वेदन, फिर मर्दन, फिर मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन, दीपन, ग्रासमान, चारणा, गर्भध्रुति, बाह्यध्रुति, जारणा, रंजन, सारण, क्रामण, वेद और भक्षण। ये कुछ 18 संस्कार हो गए। अच्छा, इसमें कुछ आचार्यों के मत मतांतर भी रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और मैं चार्ट भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए पारद के 18 संस्कार। अच्छा, पारद संस्कार संबंधी जो रसोपनिषद की विचारधारा है वो इससे थोड़ी भिन्न होती है। ये मैं वर्बली बोल दे रहा हूँ, कभी कभी पूछ लिया जाता है AIPGET के एग्ज़ाम में। ठीक है, इसमें जो संस्कारों का नाम और क्रम और संख्या होती है वो अन्य ग्रंथों से काफ़ी भिन्न होती है। इसमें पारद के 16 संस्कार बताए जाते हैं। इसमें क्या होता है, शोधन होता है, फिर तेजन होता है, फिर पाचन, दासन, चारण, पातन, निग्रहण, बंधन, वहन्य, अंकुश, पक्षच्छेद, अग्निकर्म, रसक्रिया, रंजन, क्रामण, सारण और प्रतिसारण होता है। ठीक है, अगर रस पद्धति अनुवाद से संबंधित यह ग्रंथ है और अगर रस पद्धति की बात की जाए तो यह एक धातुवाद से संबंधित ग्रंथ है और कुछ विद्वान इसे सिद्ध संप्रदाय का ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, और रस पद्धति का जो प्रधान विषय वो लौह वेद माना गया है। ठीक, ये सब वर्बली था, इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी आता है। बट जो पारद के 18 संस्कार हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको देख सकते हैं। और जो अलग अलग आचार्यों ने जो 18 संस्कारों को माना है या नहीं माना है, कुछ में उन्होंने कुछ संस्कारों का नाम भी चेंज किया है, तो इसका चार्ट मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं।
अब फिर इसके बाद देखते हैं पारद के अष्टविध संस्कार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, यूजी के हिसाब से भी, पीजी के हिसाब से भी, पीजी प्रिपरेशन के हिसाब से भी, और जो भी सिविल सर्विसेज की जो जॉब्स होती हैं उनके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है। सो ये कुछ 8 संस्कार हैं, ठीक है। तो पारद के 8 संस्कार वैसे तो देहवाद और धातुवाद दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, ठीक है, और उनसे जो है उसी क्रम में आगे बढ़ाया जा सकता है। तथापि पारद से विशेष औषधीय रसायन गुण प्राप्ति हेतु 8 संस्कार पारदीय योगों के उपयोग में लिया जा सकता है। मतलब कि पूरे तो 18 हैं, ठीक है, लेकिन अगर मिनिमम की बात की जाए तो कम से कम कितने में संस्कार के लिए लिया जा सकता है, तो वो 8 माने गए हैं, ठीक है। इन 8 संस्कारों का प्रयोग करने के बाद पारदीय योगों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 8 संस्कार कौन से? सबसे पहले तो है स्वेदन, फिर उसके बाद मर्दन, तत्पश्चात मूर्छन, फिर उत्थापन, फिर पातन। तो पातन यहाँ 3 प्रकार से होता है, ऊर्ध्व, अधा या तिर्यक, ठीक है। हम लोग पिछले एक लेक्चर में देख चुके हैं पातन यंत्र के बारे में, उसी से इसका प्रयोग किया जाता है। रोधन या बोधन कह सकते हैं इसको, नियमन, और फिर दीपन या फिर प्रदीपन इसको कहा जाता है। सो ये हो गए 8 संस्कार। अब इनके बारे में हम लोग विस्तार से एक एक करके देखते हैं। सो फिर ये जो अष्टविध संस्कार हैं, ठीक है, इसमें भी इनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो क्रम 1 से 5 मतलब कि स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन और पातन, इन संस्कारों को करने से पारद जो है वो सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। इन 5 संस्कारों को करने से पारद जो होता है वो दोष मुक्त होकर के संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। और इसके बाद जो अगला आता है रोधन, नियमन और दीपन, मतलब 6 से 8 तक इन 3 संस्कारों के द्वारा पारद में बल और तेज की वृद्धि होती है, मतलब कि गुणांतर्धान होता है। तो इन शुरुआत के 5 संस्कारों को करने से पारद जो होता है वो शुद्ध होता है, और इन लास्ट के 3 संस्कारों को करने से पारद में गुणा अंतर्धान मतलब कि गुण की वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पारद को गुणों को बढ़ाने के लिए हम जो दोषयुक्त या मलयुक्त जो पारद है उसमें यही तीनों नहीं कर देंगे, ठीक है। फिर उससे ये होता है, फिर उससे विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां हैं उसके प्रयोग से उत्पन्न हो सकती हैं। तो पहले ये 5 करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। पारद के अष्टविध संस्कार में शुरुआत की ये 5 जो संस्कार हैं ये करना मैंडेटरी, उसके बाद ही ये लास्ट के 3 गुणों को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। अब अगर इसके बाद देखा जाए कि संस्कारार्थ पारद का मान, ठीक है, कि संस्कार के लिए जो संस्कार करने के लिए पारद की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया है। तो आचार्यों ने बताया है कि संस्कार हेतु पारद में 2000 पल, ठीक है। तो पल क्या होता है ये मैंने मान के अंतर्गत बताया है, जिसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। और आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है कि जो आधुनिक जो वेइंग मेथड है, आधुनिक वेइंग यूनिट्स होती हैं, उसमें एक पल को कितना बताया गया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आचार्यों ने सबसे जो पारद की मात्रा बताई वो बताइए 2000 पल, फिर 1000 पल, 100 पल बताई है, कुछ आचार्यों ने 28 पल बताई है, और कुछ आचार्यों ने 25 पल भी बताई है। फिर उसके बाद 10 पल की मात्रा बताई गई है, 5 पल की मात्रा बताई गई है, अथवा कम से कम 1 पल का परिणाम लेना चाहिए। मतलब कि 1 पल की मात्रा मिनिमम से मिनिमम, कम से कम 1 पल की मात्रा तो संस्कार के लिए लेनी ही चाहिए। सो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि संस्कारार्थ पारद के मान में अधिकतम और न्यूनतम कम से कम कितनी मात्रा ली जा सकती है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप 1 पल पे टिक लगा सकते हैं। और 1 पल क्यों बताया गया? क्योंकि इतने कम पारद के लिए भी प्रयत्न, परिश्रम, साधन सामग्री सब कुछ वही लगेगा जो 100 पल पारद के लिए लगेगा, ठीक। तो 100 पल में भी उतनी ही मेहनत लगेगी और 1 पल में भी उतनी ही मेहनत लगेगी। तो इससे बढ़िया या थोड़ा अधिक बढ़ा के लो, या फिर कम से कम 100 पल तो या फिर कम से कम 1 पल तो लेना ही चाहिए, ठीक। सो ये संस्कारार्थ पारद का मान है। फिर इसके बाद देखते हैं संस्कार उपयोगी आवश्यक सामग्री। संस्कार उपयोगी मतलब संस्कार करने के लिए पारद के कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है, ठीक है। सो सबसे पहले होता है पातन यंत्र,
दोला यंत्र, मर्दन हेतु तप्त खल्व, रोधनार्थ घट, प्रक्षालन हेतु इनेमल ट्रे लेनी चाहिए, ठीक है। वस्त्र खंड, कांजी, उष्ण जल का साधन मतलब कि पानी को गर्म पानी लेना चाहिए, पारद होना चाहिए, और संस्कार उपयोगी द्रव्य, जो संस्कार के लिए और भी द्रव्य होते हैं, ठीक है, उनका भी होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है? पातन यंत्र, दोला यंत्र, मर्दन हेतु तप्त खल्व, रोधनार्थ घट, प्रक्षालन हेतु इनेमल ट्रे, कांजी, उष्ण जल का साधन मतलब कि उष्ण जल होना चाहिए, पारद होना चाहिए, वस्त्र खंड मतलब कपड़ा होना चाहिए, और संस्कार उपयोगी द्रव्य होने चाहिए, ठीक है। सो ये हो गई संस्कार उपयोगी आवश्यक सामग्री। फिर इसके बाद देखें अगर तो संस्कार उपयोगी कांजी निर्माण, कांजी का संस्कारों में बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। तो संस्कार के लिए कांजी का निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो संस्कार उपयोगी कांजी निर्माण के लिए, संस्कार उपयोगी कांजी निर्माण में धान्य के मंडादि को संधान करके जो पदार्थ प्राप्त किया जाता है उसे कांजी कहते हैं। मतलब कि धान्य के मंड को जो फर्मेंट करके जो पदार्थ प्राप्त किया जाता है उसे कांजी कहा जाता है। सो इसी तरह निस्तुष गेहूं को कूट कर बिना पकाए संधान कर प्राप्त किए जाने वाला जो पदार्थ होता है वह अर्नाल कहलाता है। तो अगर धान्य से प्राप्त हो रहा है तो उसे कांजी कहते हैं, और अगर गेहूं से प्राप्त हो रहा है तो उसे अर्नाल कहते हैं। और कंद मूल और फल के साथ तेल एवं नमक के साथ मिलाकर संधान किया गया पदार्थ शुक्त कहलाता है। तो कई बार आ जाता है कि कांजी, अर्नाल और शुक्त क्या क्या होता है। तो कांजी में धान्य का प्रयोग होता है, अर्नाल में गेहूं का प्रयोग होता है, और अगर कंद मूल फल आदि मिला जाते हैं तो उसे शुक्त कहते हैं। और कच्चे यव को कूटकर संधान करके प्राप्त पदार्थ को तुष आम्बू कहते हैं, तुषाम्बू कहते हैं, ठीक है। सो ये हो गया चारों को जो फर्मेंट करके जो बनाया जाता है उसमें डिफरेंट होता है, और उसे डेफिनेशन के रूप में बताया गया है कि क्या क्या उनको कहते हैं। तो तुषाम्बू क्या होता है? कच्चे यव से बनता है। अर्नाल जो होता है वो गेहूं से बनता है। कंदमूल फल को तेल के साथ मिलाकर बनाया जाता है उसे शुक्त कहा जाता है। और कांजी के बारे में बताया गया है, धान्य के मंडादि को जो फर्मेंट करके बनाया जाता है उसे कांजी कहते हैं। तो पिछले में पीछे हमने देखा था कि जो अलग अलग साधन हैं, गेहूं, चावल, फल फूल, उनको फर्मेंट करके जो बनाया जाता है उसको क्या नाम दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है बेसिकली देखेंगे धान्य के मंडादि के द्वारा जो कांजी का निर्माण किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो कांजी निर्माण सामग्री की बात अगर की जाए तो कांजी निर्माण सामग्री के अंतर्गत आता है चावल, कुलथ, राई, सैंधव लवण, हरिद्रा, बांस की पत्ती, जीरा, शुंठी, शुद्ध हींग, सरसों तेल, उड़द का आटा और जल, ठीक। इन सब की मात्रा भी यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या लेना चाहिए? चावल, कुलथ, राई, सैंधव लवण, हरिद्रा, बांस की पत्ती, जीरा, शुंठी, हींग, सरसों तेल, उड़द का आटा और जल। तो अगर चावल की मात्रा की बात की जाए तो चावल 5 किलोग्राम, कुलथ की बात की जाए तो कुलथ भी 5 किलोग्राम, राई यहाँ पे 2.5 किलोग्राम, सैंधव लवण भी यहाँ पे 5 किलोग्राम बताया गया है। हरिद्रा की बात की जाए, हल्दी की बात की जाए तो यहाँ पे वो 1.25 सवा किलोग्राम, बांस की पत्ती भी उतनी ही मात्रा में, जीरा जो है वो 0.5 किलोग्राम, आधा किलो, शुंठी की बात की जाए तो वो भी 0.5 किलोग्राम बताई गई है। हींग की बात की जाए तो वो 250 ग्राम, सरसों तेल की बात की जाए तो 1.1 किलोग्राम, उड़द के आटे की बात की जाए तो 1.25 किलोग्राम, और जल की बात की जाए तो वो लगभग 50 लीटर के आसपास प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया कांजी निर्माण के लिए जो सामग्री की मात्रा है वो। फिर इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं कांजी निर्माण विधि, ठीक है। तो कांजी निर्माण विधि के अंतर्गत देखा जाए तो सर्वप्रथम चावल को पकाकर भात बना ले, और कुलथ को, ये 90 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 होगा, तो कुलथ को 40 लीटर जल में पकाकर 10 लीटर क्वाथ प्राप्त कर लें, और चूर्ण करने योग्य राई, सैंधव, हरिद्रा, जीरा, शुंठी एवं घी में भुने हुए शुद्ध हींग को पृथक पृथक चूर्ण कर लें, मतलब अलग अलग इन सब सामग्रियों को चूर्ण कर लेना चाहिए।
हरे बांस के पत्ते को काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उड़द के आटे में सरसों तेल को वटक बना लें। ठीक, इन सब वस्तुओं को तैयार कर लेने के पश्चात एक बड़ा भांड लेकर उसके अंदर से तेल का लेप कर उसमें जल, भात, कुलथ का क्वाथ, हींग, लवण तथा शेष सभी द्रव्यों को डालकर अच्छी तरह से मसल कर मिला दें और पात्र इतना बड़ा हो कि सभी पदार्थ डालने के बाद भी चौथाई भाग खाली रहे, मतलब कि 75% ही भरा रहे, 1/4 उसमें खाली रहे, 25% खाली रहे। इसके पश्चात पात्र का मुख्य एक सराव से ढककर कपड़ मिट्टी का जो बंध लगाकर सुरक्षित कर दें। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में इसे 10 से 12 दिन और शीत ऋतु में 20 से 25 दिन में कांजी तैयार हो जाती है। संधान हो जाने पर मुख खोलकर ऊपर का द्रव भाग एक कलाईदार पात्र से छान कर रख लें और इसे आवश्यकता प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक, सो ये हो गया कांजी निर्माण विधि। अब इसी में एक और विधि बताई गई है कि आशु धान्य अर्थात षष्टिक चावल तथा कोमल मूली को एक एक प्रस्थ लेकर चावल को पका ले और तथा मूली के छोटे छोटे टुकड़े में काटकर एक बड़े पात्र में डालकर उसमें एक आढ़क जल डाल दें और इसमें अम्ल रस होने तक संधान के लिए छोड़कर रखें। अब इसके बाद एक और विधि बताई गई कि 1 तुला षष्टिक चावल लेकर पका लें, एक भांड में डालकर इसमें एक द्रोण जल डालकर संधान के लिए छोड़ें और संधान हो जाने पर पात्र स्थित द्रव्य को कांजी को ग्रहण कर लें तथा नीचे स्थित कल्क को निकालकर फेंक दें। इसे ही कांजी या अरनाल कहते हैं। ठीक है, सो ये बताया गया है कि कांजी निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, विभिन्न प्रकार से कांजी का निर्माण किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद अगर देखा जाए और इसमें जो मुख्य रूप से जो पहला मेथड है, ठीक है, यही प्रयोग में लाया जाता है जनरली और यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये जो पहला प्रोसीजर है इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अब फिर इसके बाद देखते हैं पारद के अष्टविध संस्कारों में सबसे पहला संस्कार। ठीक है, सबसे पहला संस्कार क्या है? सबसे पहला संस्कार है स्वेदन संस्कार। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्षार द्रव्य तथा अम्ल औषधियों के साथ पारद को दोला यंत्र द्वारा पकाने की क्रिया को स्वेदन कहते हैं और इससे पारद का मिल शिथिल हो जाता है। मतलब कि क्षार द्रव्य या अम्ल औषधि के साथ पारद को दोला यंत्र के द्वारा पकाने की क्रिया को स्वेदन कहते हैं और इससे पारद का मल जो होता है वो शिथिल हो जाता है, मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। स्वेदन होता क्या है कि पारद के षोडश अंश राई, सैंधव, सूठ, मरीच, पीपल, चित्रमूल, अदरक और मूली को लेकर इनका कल्क बनाकर उसमें पारद को रख दोला यंत्र विधि से कांजी में 3 दिन तक मृदु अग्नि पर पकाएं और इसे ही स्वेदन संस्कार कहते हैं। अब अगर देखा जाए विधि क्या होती है इसकी, तो विधि के लिए बताया गया है कि राई, सैंधव आदि प्रत्येक द्रव्य को पारद के षोडशांश लेना चाहिए, मतलब कि जितना पारद लिया है उसका 1/16 और प्रत्येक को पृथक पृथक चूर्ण कर लेना चाहिए और प्रत्येक को पृथक पृथक चूर्ण कर लेना चाहिए। ठीक है, और चूर्ण बनाकर चूर्ण को एक साथ मिलाकर कांजी में डालकर कल्क बना लेना चाहिए। अब एक चतुर्गुण वस्त्र में वटपत्र का दोना बना उसमें पारद डालकर सावधानी पूर्वक पोटली को बना ले और इस पोटली को कांजी युक्त मिट्टी या स्टील के पात्र में शलाका के माध्यम से लटका दें। पोटली पात्र तल के ऊपर दोला की तरह कांजी में लट के माध्यम से लटका दें। पोटली पात्र तल के ऊपर दोला की तरह कांजी में लटकती रहे, इस प्रकार लटकाएं। अभी मैं डायग्राम से समझा दूंगा। अब इस पात्र को चूल्हे पर रखकर मृदु अग्नि द्वारा 3 दिन तक पकाएं। आवश्यकता अनुसार कांजी डालते रहें। पश्चात खूब सावधानी पूर्वक वस्त्र, वटपत्र, कल्क आदि से उष्ण जल के द्वारा धोकर पारद को प्राप्त करें। पश्चात पारद को द्विगुण वस्त्र से छानकर मर्दन संस्कार के लिए रख लें। मतलब कि ये किस प्रकार से की जाती है मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। सो ये जो स्वेदन संस्कार है उसके जो डायग्रामेटिक व्यू है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मैंने यंत्रों के बारे में लेक्चर बनाया होता जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप उन यंत्रों के बारे में समझेंगे, जानेंगे एक बार, तो आपको ये जो पारद के जो संस्कार हैं और आगे भी जो अन्य संस्कारों की जो क्रियाएं होंगी वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। सो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोला यंत्र विधि के द्वारा स्वेदन किस प्रकार किया जाता है। ठीक, तो अभी हमने बात की
कि राई, सैंधव आदि प्रत्येक द्रव्य को पारद के षोडशांश लेना चाहिए। 1/16 ले लिया हमने द्रव्य थे, ठीक है, उनको चूर्ण बना लिया, चूर्ण मिलाकर कांजी डाल के कल्क बना लिया, ठीक है। अब एक चतुर्गुण वस्त्र में वटपत्र का दोना बना, उसमें पारद डालकर सावधानी पूर्वक वस्त्र की हमने पोटली बना ली, ठीक। अब इस पोटली को कांजी युक्त या मिट्टी के स्टील में, तो ये जो द्रव है ये कांजी है, ठीक है, और जो घड़ा है या मिट्टी या स्टील का घड़ा है, और ये ऊपर देखिए काठी मतलब शलाका आप देख सकते हैं, तो शलाका के माध्यम से लटका दें। पोटली जो है वो पात्र तल के ऊपर दोला की तरह कांजी में लटकती रहे, मतलब कि पात्र तल के ऊपर है, मतलब देखिए जमीन के ये ऊपर है पोटली और द्रव के अंदर है। अब इस पात्र को चूल्हे पर रखकर मृदु अग्नि दे, और ये प्रक्रिया 3 दिन तक करनी चाहिए, मतलब कि डेली अगर बात की जाए तो डेली 8 घंटे करनी चाहिए, ठीक है। आवश्यकता अनुसार कांजी भी डालते रहे। अब जब ये चलेगा तो हो सकता है कांजी ऊपर से उड़ती रहे, ठीक है, भाप बनेगा, वाटर होता ही है उसमें, तो जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे उसमें कांजी भी डालते रहें। इसके पश्चात इसको निकाल करके सावधानी पूर्वक वटपत्र, कल्क आदि से उष्ण जल के द्वारा धोकर पारद को जो है प्राप्त कर लें। इसके पश्चात पारद को द्विगुण वस्त्र से छानकर मर्दन के लिए संस्कार में रख लें। तो ये दोला यंत्र की विधि से जो होता है वो स्वादन किया जाता है, ठीक है। आप डायग्राम की मदद से देखेंगे तो आपको इजीली जो प्रोसेस है वो याद हो जाएगा, और जो सामग्री है सिर्फ आपको वही याद करनी पड़ेगी, ठीक। सो ये हो गया पारद का स्वादन संस्कार। अब स्वादन संस्कार करने से पारद में क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। स्वादन संस्कार करने से पारद में किस प्रकार का फल आता है। तो स्वादन संस्कार करने से जो इसका मल होता है वो शैथिल्य हो जाता है। स्वादन करने से मल शैथिल्य हो जाता है पारद का। सो ये हो गया स्वादन संस्कार। फिर इसके बाद देखते हैं, अब फिर स्वादन के बाद देखते हैं मर्दन संस्कार। तो मर्दन संस्कार में अगर बात की जाए परिभाषा की, तो मर्दन संस्कार के लिए कही गई औषधियाँ जो हैं वो अम्ल द्रव्य या कांजी के साथ पारद को घोटने की क्रिया को मर्दन की क्रिया कहते हैं, मतलब कि घोटने की क्रिया को मर्दन क्रिया कहते हैं। और पारद मर्दन से क्या होता है, जो पारद में स्थित बाह्य मल होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। सो मर्दन में बेसिकली होता क्या है कि एक पत्थर या लोहे की खरल में गुड़, जला हुआ ऊन, सैंधव लवण, पुरानी ईंट का चूर्ण तथा राई प्रत्येक पारद का 16वां भाग 1/16 भाग लेकर लौह या पत्थर के खरल में पारद के साथ कांजी डालकर 3 दिन तक मर्दन करने को पारद कहते हैं। इससे पारद का जो बाह्य मल होता है वो नष्ट हो जाता है। और ये जो मर्दन है ये तप्त खरल पे करना चाहिए, ठीक है। अभी विधि के बारे में देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो अगर विधि की बात की जाए तो गुड़, जला हुआ ऊन, ये सब जो इन सब जो द्रव्य के बारे में बताया गया है, इन प्रत्येक द्रव्य को पारद का 16वां भाग लेना चाहिए और एक बड़े पत्थर या लोहे की खरल में डाल देना चाहिए। पारद को उसी खरल में डालकर हॉट प्लेट पर रखकर कांजी डालकर मर्दन करना चाहिए, या 2 ईंट पर उठाकर खरल को रखें तथा ईंट के मध्य बकरी की प्रज्वलित निर्धूम मिगी जो बकरी की जो मल होता है, ठीक है, उसे मिगी कहते हैं। प्रज्वलित निर्धूम मिगी या निर्धूम लकड़ी का कोयला डालकर मर्दन करें। निर्धूम मतलब कि जिसमें से धुआं ना निकलता हो, ठीक है। इसे तप्त खल्व विधि कहा जाता है। और बार बार सूखने पर कांजी डालते हुए 3 दिन तक इस मर्दन की क्रिया को करना चाहिए। तो 3 दिन से वही तात्पर्य है कि प्रत्येक 8 घंटे क्रम से, ठीक है। और चौथे दिन उष्ण जल से प्रक्षालन कर वस्त्र से छानकर पारद को प्राप्त कर लेना चाहिए। अब अगर डायग्राम की मदद से देखा जाए सो ये तप्त खल्व का डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें मर्दन संस्कार के लिए जो भी पारद के साथ जो भी द्रव्य बताए गए हैं उनको 1/16 लेकर के इसमें डाल दें, ठीक है। फिर इसके बाद पारद को इसी में डाल दें और उसके बाद कांजी डालकर अच्छे से इस घोटना चाहिए। तो नीचे ये जो है ये अग्नि जल रही है, ठीक है, और ये फ्रेम बनाया गया है, नीचे से अग्नि आ रही है और ये तप्त खल्व है, ठीक है, मतलब कि ये हॉट हो गया है, गर्म हो गया है, ठीक है। तो नीचे हम लोग अग्नि के लिए कुछ भी जो यूज़ कर सकते हैं मटेरियल जो कि निर्धूम होना चाहिए, मतलब कि उससे धुआं नहीं निकलना चाहिए, ठीक। तो नीचे से जो फायर जल रही है और फ्रेम ऊपर लगा हुआ है और उसके ऊपर जो है तप्त खल्व रखा हुआ है। इसमें पारद को डाला जाता है, कांजी को बाद में डाला जाता है और मर्दन की क्रिया स्टार्ट की जाती है प्रत्येक 8 घंटे, और यह क्रिया 3 दिन तक करते रहना चाहिए।
और इसे ही तप्त खल्व विधि कहा जाता है। और इसका जो फल होता है, मतलब कि इस विधि को कर लेने से पारद के अंदर के जो दोष होते हैं, बहिर्मल का नाश होता है। ठीक है, तो इसमें जो दो बहिर्मल जो दोष होते हैं, जो बाह्यमल होते हैं, उनका नाश होता है। सो ये हो गया मर्दन संस्कार। अब देखते हैं मूर्छन संस्कार। ठीक है, तो मूर्छन संस्कार होता क्या है? ठीक है, तो इसकी परिभाषा की बात अगर की जाए तो नष्ट पिष्ट कारकम मूर्छनम, मतलब कि पारद को नष्ट पिष्ट करना ही मूर्छन होता है। ठीक है, मूर्छन करने से पारद अपनी चपलता एवं द्रवता को त्याग देता है तथा पारद नागवर्ण का हो जाता है। इस अवस्था को मूर्छन संस्कार कहते हैं। इसी पे श्लोक भी दिया हुआ है कि तर्म मूर्छनम ही वार्यम द्विभुज कंचुक नाशनम, अर्थात मूर्छन से पारद स्थित वारिज, नाग, वंग और कंचुक दोष नष्ट हो जाते हैं। तो पारद को अब नष्ट पिष्ट करना ही मूर्छन है और इससे नाग, वंग, वारिज और कंचुक दोष नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर इसके बाद देखा जाए तो मूर्छन संस्कार से पारद के मल दोष को घृत कुमारी, अग्नि दोष को त्रिफला तथा विष दोष को चित्रक नष्ट करता है। ठीक है, अच्छा, घृत कुमारी का गुदा, त्रिफला और चित्रक मूल का चूर्ण, इन तीनों को प्रत्येक पारद का 1/16 लेकर के इनके साथ पारद का 7 बार मर्दन कर लेने से पारद का मूर्छन संस्कार हो जाता है। अब विधि क्या है कि पारद का 16वां भाग घृत कुमारी, त्रिफला चूर्ण और चित्रक चूर्ण को लेकर लौह खरल में इकट्ठा कर पारद मिलाकर कांजी से लगातार तब तक मर्दन करे जब तक कि पारद पूर्ण रूपेण नष्ट पिष्ट ना हो जाए। इस क्रिया के लिए भी तप्त खल्व का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वो हम लोगों ने अभी देख ही लिया था तप्त खल्व में किस प्रकार प्रयोग करेंगे। और इस प्रक्रिया को 7 बार धातुवाद की दृष्टि से करना चाहिए। ठीक है, ना कि रसवाद के। तो धातुवाद की दृष्टि से इस क्रिया को 7 बार करना चाहिए। सो ये हो गया मूर्छन संस्कार। अब फिर इसके बाद देखते हैं उत्थापन संस्कार। ठीक है, तो उत्थापन की अगर परिभाषा देखी जाए तो संस्कार क्रम में जो होता है, तो अभी हम लोगों ने किया कि स्वेदन किया, फिर मर्दन किया, फिर मूर्छन किया, तो इन सब क्रम में जो पारद होता है वो नष्ट पिष्ट होकर अर्थात मृत होकर मूर्छित हो जाता है। मतलब कि उसकी जो पोटेंसी होती है वो खत्म हो जाती है, अतः उससे पुनः अपने स्वरूप में लाने की क्रिया को उत्थापन कहते हैं। मतलब कि उठाना जिसे कहा जाए सिंपल लैंग्वेज में। जितने प्रोसेस हुए तो शिथिल हो गया पारद। ठीक है, अपने जो गुण हैं वो सब उसके अंदर बहुत ही कम हो गए, तो उसको फिर से उठाने को उत्थापन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, तो उत्थापन क्या होता है कि स्वेदन, आतप, प्रक्षालन, वस्त्र निष्पीड़न एवं पातन आदि क्रियाओं के द्वारा पारद को अपने स्वरूप में लाने की क्रिया को उत्थापन कहते हैं। इससे पारद की मूर्छा नष्ट होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या किया जाता है कि प्रथम तो सबसे पहले पारद को कांजी में दोला यंत्र के द्वारा 3 दिन अथवा 1 दिन स्वेदन कर पश्चात, या तो 3 दिन कर सकते हैं या तो 1 दिन करें, स्वेदन करें, उसके पश्चात प्रक्षालन कर लें। ठीक है, यदि फिर भी पारद का अन्य द्रव्य शेष रह जाता है तो उसे नींबू रस में घोटकर कड़ी धूप में रखकर शुष्क कर लें और चूर्ण भाग को फूंक मारकर उड़ा दें तथा पारद को कपड़े में दबाकर निचोड़ लें। यदि इतने पर भी पारद संपूर्ण रूप से अपने रूप में ना आ सके तो उसे डमरू यंत्र के द्वारा उर्वपातन करके प्राप्त कर लें। इससे पारद अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है और नाग, वंग आदि दोषों से भी मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो पारद को दोला यंत्र के द्वारा किया। ठीक है, फिर उसके बाद अन्य द्रव्य शेष रह जाए तो उसमें नींबू रस घोटकर उसको कड़ी धूप में रखकर सुखा लिया। फिर नींबू को फूंक मारकर नींबू का जो वो होता है पाउडर, उसको फूंक मार के उड़ा दिया और फिर पारद को कपड़े में दबाकर निचोड़ लिया। यदि इतने पर भी पारण अपने संपूर्ण रूप में नहीं आ पाता है तो डमरू यंत्र के द्वारा उर्वपातन करके प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं उत्थापन संस्कार। इसका क्या जो फल होता है उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो इसका फल होता है मूर्छा व्यापत्ति विनाशनम, मतलब कि जो इसकी मूर्छा होती है वो नष्ट हो जाती है।
अब फिर इसके बाद देखते हैं पातन संस्कार। तो पातन के संस्कार अगर बात की जाए तो परिभाषा के देखे जाए तो निर्दिष्ट औषधियों के द्वारा पारद का मर्दन कर ऊर्ध्व, अधा एवं तिर्यक पातन यंत्र के द्वारा पारद को प्राप्त करना पातन कहलाता है। तो यंत्रों के बारे में हम लोग मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे भी आपको संक्षेप में डायग्राम की सहायता से समझा दूंगा। पातन से पारद में स्थित नाग वंग के संपर्क से उत्पन्न कंचुकों का नाश हो जाता है। तो इससे जो कंचुक दोष होते हैं उनका नाश होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पातन 3 प्रकार से किया जाता है, ऊर्ध्व पातन, अधः पातन और तिर्यक पातन। ठीक है, ऊर्ध्व पातन में नीचे के पात्र में पारद होता है और उसी पात्र में नीचे से अग्नि देते हैं। ऊपर के पात्र को ठंडा रखकर ऊर्ध्वपातित पारद को प्राप्त कर लेते हैं। अधः पातन में पारद के ऊपर के पात्र में पारद ऊपर के पात्र में होता है और अग्नि भी ऊपर से दी जाती है तथा नीचे के पात्र में जल होता है। इसमें अधः पातित पारद को एकत्रित होता है। तिर्यक पातन में पारद तो होता है, एक पात्र में पारद होता है जिसे अग्नि पर रखा जाता है और यह पात्र एक नली से जुड़ा होता है और नली का दूसरा सिरा जलयुक्त पात्र में रखे जलयुक्त पात्र से जिसमें वाष्पीभूत पारद शीतल के संपर्क में आने से अपने द्रव्य स्वरूप को एकत्र होता है। पातन इन 3 क्रियाओं में जहाँ पारद होता है उधर अग्नि की व्यवस्था तथा दूसरी ओर जहाँ पारद प्राप्त करना होता है वहाँ जल की व्यवस्था की जाती है। अभी मैं डायग्राम से आपको समझा दूंगा। ठीक है, बट पातन करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी होता है पिष्टि का निर्माण। ठीक, तो उसके लिए पारद की किस प्रकार से तैयार की जाती है उसके बारे में देखते हैं। तो पिष्टि बनाने के लिए 3 भाग पारद में 1 भाग ताम्र चूर्ण मिलाकर नींबू के रस से मर्दन कर पिष्टि बना लें और नींबू सुरस, ठीक है, और फिर नींबू सुरस के शुष्क हो जाने पर विद्याधन यंत्र द्वारा या डमरू यंत्र के द्वारा ऊर्ध्व पातन या अधः पातन या तिर्यक पातन यंत्र के द्वारा पारद को तिर्यक पातित कर लें। इस तरह से ताम्र के साथ पिष्टि बनाकर प्रतीत किया गया पारद नाग वंग आदि और अन्य धातुओं को ताम्र वर्ण छोड़ देता है और स्वयं यौगिक आदि सभी दोषों से मुक्त होकर शुद्ध रूप प्राप्त कर लेता है। तो बेसिकली यहाँ पिष्टि की बात की गई। तो पिष्टि किस प्रकार से बनानी है, 3 भाग पारद में 1 भाग ताम्र का चूर्ण मिला लें और फिर नींबू रस के साथ उसका मर्दन करें। अब देखते हैं कि ये विधियाँ किस प्रकार से होती हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर ऊर्ध्व पातन की बात की जाए, ठीक है, तो ऊर्ध्व पातन के लिए डमरू यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो डमरू यंत्र में ये जो द्रव्य है यहाँ पे पारद की पिष्टि बना के रख दी जाती है, नीचे से अग्नि दी जाती है और फिर इसी प्रकार से ऊपर वाले पात्र के बाहरी पेंदे में ये देखिए ओले या कोप जो शीतल होता है, शीतल कपड़ा रख दिया जाता है या फिर आल बाल बना करके कंबल को कई तार मोड़कर गीला करके ऊपर रख देते हैं। मतलब कि बेसिकली ऊपर जो होता है वो ठंडा करने का जो व्यवस्था होती है वो की जाती है। ठीक है, अब नीचे से तीव्र अग्नि देते हैं और नीचे की तीव्र अग्नि से जो ये पारद की पिष्टि है ये वाष्पीभूत होकर ऊपर के पात्र में चिपक जाती है। ठीक है, यह एकत्र हो जाती है, जिसके बाद पारद के श्वांगशीत हो जाने पर संधि बंधन को खोल करके, मतलब ये जो कपड़ मिट्टी का संधि बंधन है इसको खोल करके पारद को एकत्रित कर लिया जाता है और इससे पारद तथा पारद के धूम्र को, मतलब ये जो वाष्पीभूत होकर के ऊपर चिपकता है इसको एकत्र कर लेते हैं और फिर इसे द्विगुण वस्त्र से निचोड़ लेते हैं। इसमें पारद ऊपर की ओर गति करता है। अब नीचे पारद है, यहाँ पे अग्नि दी, तो ये पारद ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसे ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर देखा जाए, अब देखते हैं अधःपातन विधि। तो अधःपातन के लिए अधःपातन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पारद और ताम्र चूर्ण निर्मित जो पिष्टि होती है इसको मटके के ऊपर चिपकाया जाता है और मिट्टी को जो सरफेस होती है, नॉर्मल सरफेस होती है लेवल, उसके ऊपर रख के ऊपर से अग्नि दी जाती है। देखिए किनारे किनारे उपले हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ से अग्नि दी जाती है। ठीक है, तो नीचे के पारद में जो होता है, नीचे के पात्र में जो होता है वो जल भरा होता है। ठीक है, अब जल वाले तथा पारद वाले दोनों पात्रों को अच्छी प्रकार से यहाँ संधि बंधन कर दिया गया और फिर पूरी तरह से गड्ढे में डाल दिया गया नीचे वाले पात्र को और फिर इसके बाद ऊपर वाले पात्र को चारों ओर से उपलों के द्वारा या अग्नि की व्यवस्था करके प्रज्वलित कर दी गई। ठीक है, अग्नि को,
और फिर उसके बाद जल गई और श्वांग शीत होने पर सावधानी पूर्वक पात्र को बाहर निकाल लें और संधि बंधन खोलकर जल वाले पात्र के तल में एकत्रित पारद को निथार लें तथा संधि बंधन खोलकर, ठीक है। और इस विधि से जो होता है, जो पारद होता है वो अधापातन से जो प्राप्त हो जाता है। अच्छा, इसी विधि में दूसरा तरीका भी है कि नीचे वाले पात्र में जल ना भरकर उसे खाली रख दिया जाए। अच्छा, कुछ में जल भर देते हैं, कुछ में ऐसे ही खाली रखते हैं तथा पात्र पूरी तरह गड्ढे में चला जाए, ऐसा होता है। इससे कुछ बड़ा गड्ढा खोदकर, अच्छा इसमें ये होता है कि इसी में जल भर दिया, अब पात्र को तो नहीं जल भरा लेकिन किनारे किनारे गड्ढा खोद करके उसमें जो है वो जल भर दिया गया, मतलब किनारे किनारे गड्ढा खोदा गया और उसमें जल भर दिया गया, ठीक है। कीचड़ कर गया ताकि बाहर से इसको ठंडक प्राप्त हो, ठीक। बाकी प्रोसीजर सेम होता है कि बाहर से अग्नि डाल दी गई, बाहर से अग्नि दिया गया और फिर संधि बंधन करके ढक दिया गया, ठीक है। और गड्ढे में पानी डालकर कीचड़ बना देने से शीतलता बनी रहती है तथा ऊपर की अग्नि से वाष्पीभूत पारद जो होता है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर से जो पारद जो है वो नीचे की तरफ आता है, इसी के कारण इसे अधापातन विधि कहा जाता है, ठीक है। तो पारद की गति ऊपर से नीचे की ओर होने के कारण इसे अधापातन विधि कहते हैं। अब फिर देखते हैं तिर्यक पातन विधि। तो तिर्यक पातन विधि में एक लोहे के बोतल जिसके ऊपर का ढक्कन चूड़ीदार होता है और एक निकास नली से जुड़ा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मटका लिया गया है, उसको ऊपर से बंद कर दिया गया है, ठीक है। और निकास के लिए यहाँ नली बनाई गई है, उसमें पारद एवं ताम्र मिश्रित पिष्टि को डालकर, ठीक। तो यहाँ पे पारद और ताम्र मिश्रित पिष्टि डाल दी गई है। कोयले की अंगीठी पर इसको मटके को स्थापित कर दिया गया है, नीचे से अग्नि दे दी गई। ढक्कन में लगी निकास नली का जो दूसरा सिरा होता है वो एक अन्य पात्र से जुड़ा होता है, ठीक है, जिसपे गीला वस्त्र लपेट दिया जाता है, चारों तरफ से गीला वस्त्र लपेट या फिर अंदर पानी भी भर दिया जाता है। बेसिकली उसको ठंडा करना होता है। कई बार नली के भी चारों तरफ पानी डाल दिया जाता है ताकि नली ही ठंडी रहे, तो आते आते जो वाष्प होता है वो पारद यहाँ एकत्र हो जाता है, ठीक। अंगीठी की अग्नि से प्रज्वलित पारद वाले पात्र को तीव्र अग्नि देते हैं। यहाँ पे तीव्र अग्नि दी, पारद उड़ा नली के द्वारा इस पात्र में आ गया, ठीक है। इस विधि से पारद की गति तिरछी होती है, मतलब तिरछा जा रही है, इसीलिए इसे तिर्यक पातन विधि कहते हैं, ठीक। तीनों पातन के लिए पारद को ताम्र के साथ पिष्टि करके लिया जाता है। अब अगर देखा जाए तो तीनों पातन के लिए पारद को ताम्र के साथ पिष्टि करके लिया जाता है, ठीक है। ताम्र के साथ इसकी पिष्टि बना लेता है। ऐसा करने से पारद में जो नागवंग दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। पारद जो है वो नागवंग दोष को त्याग देता है। त्रिविध पातन में त्रियक पातन का अधिक महत्व है। अच्छा, त्रिविध पातन में देखा जाए तो त्रियक पातन को जो है अधिक महत्व, अधिक इंपॉर्टेंस दी गई है। एक त्रियक पातन मात्र से ही तीनों का पातन हो जाता है। अच्छा, ऊर्ध्वाधर अगर त्रियक करेंगे और सिर्फ त्रियक करेंगे तो भी बराबर माना जाएगा, ऐसी अनेक विद्वानों की मान्यता है। और ये जो स्वेदन से पातन तक इन सभी प्रकार के जो संस्कार कर देने से जो पारद होता है वो संपूर्ण प्रकार से शुद्ध हो जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो संस्कार पढ़े हैं वो पारद के शुद्ध होने के संस्कार पढ़े हैं, ठीक। अब फिर इसके बाद देखते हैं बोधन संस्कार। तो बोधन संस्कार की अगर बात की जाए तो इसकी परिभाषा में देखा जाए तो स्वेदन से पातन तक की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पारद क्लांत, मंद, षंड और मरणासन हो जाता है। मरणासन मतलब कि खत्म ही होने की कगार पे होता है। फिर भी उसमें वीर्योत्कर्ष के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे बोधन कहते हैं, मतलब कि उसकी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे बोधन संस्कार कहते हैं। इसे ही रोधन या मुखकरण भी कहा जाता है। ये प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि बोधन संस्कार को ही रोधन या मुखकरण कहा जाता है। और श्रेष्ठ अंबुज के साथ पारद का बोधन संस्कार कर लेने से पारद में मुख उत्पन्न हो जाता है। या श्रेष्ठ अंबुज के साथ पारद का दोला यंत्र विधि के द्वारा स्वेदन कर लेने से पारद जो होता है वो वीर्यवान हो जाता है। तो दोला यंत्र के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया है। तो इस विधि से स्वेदन कर लेने से पारद जो होता है वो वीर्यवान हो जाता है।
तो यहाँ मुख का अर्थ भुभुषा से है। स्वेदन से पातन तक की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप पारद मृदु, शांत और शिथिल तथा मंदवीर हो जाता है और स्वर्णादि का ग्रास लेने एवं पचाने की क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो पारद में कोई सोना वोना मिलाते हैं तो उसमें मिल जाता है ना, तो उसकी जो ये क्षमता होती है वो घट जाती है। इसी के कारण इस क्षमता को पुनः बोधन संस्कार के द्वारा बढ़ाया जाता है और इसे मुख या मुखकरण संस्कार कहते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए श्रेष्ठ अम्बुज की, ठीक है, तो श्रेष्ठ अम्बुज जो होता है उससे श्रेष्ठ अम्बुज से मूत्र, शुक्र, शोणित तथा सैंधव का ग्रहण किया जाता है। अब संस्कार विधि की अगर बात की जाए तो लवण के घोल में 3 दिन तक रखने से पारद का बोधन होता है। ठीक है, मतलब लवण नमक के जो घोल में 3 दिन तक पारद को रखने से पारद का बोधन होता है। इसके लिए पारद को एक बड़े मिट्टी के घड़े में 1 भाग सैंधव लवण और 3 भाग जल डालकर घड़े के मुख को बंद कर 3 दिन तक रखना चाहिए, जिससे पारद शून्यता मंदता को त्याग कर वीरवान हो जाता है और इसी को शोधन, बोधन या रोधन संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा संस्कार है जिसे शोधन, बोधन या रोधन, आप बोधन संस्कार तो है जिसे शोधन या रोधन संस्कार कहते हैं, तो इस तरह से आ सकता है। चौथे दिन जल निथार कर पारद प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि लवण के घोल में 3 दिन तक रखने से पारद का बोधन होता है। पारद को एक पात्र में बड़े मिट्टी के घड़े में रख देते हैं और उसमें 1 भाग सैंधव लवण और 3 भाग जल डालकर घड़े के मुख को 3 दिन तक बंद कर दिया जाता है और फिर 3 दिन बाद चौथे दिन उसको निथार लिया जाता है। इससे क्या होता है, जो पारद का बोधन होता है वो संस्कार कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद अगर देखा जाए, अब देखते हैं नियमन संस्कार। तो नियमन क्या होता है कि बोधन संस्कार से प्राप्त बल या वीरवान पारद की चपलत्व की निवृत्ति के लिए जो स्वेदन आदि क्रिया की जाती है उसे नियमन संस्कार कहते हैं। मतलब नियमित करना। अभी तो पारद में चपलत्व तो है ही, उसको एक जगह पे नियमित्व करने के लिए नियम से नियमन संस्कार करना जाता है। मतलब कि डिसिप्लिन एक जगह पे रहे, एकत्र रहे, उसे ही नियमन या संनियमन संस्कार कहा जाता है। तो नियमन के लिए नियमन संस्कार हेतु कथित औषधियों के कल्क में रखकर कांजी में 3 दिन तक स्वेदन करने से पारद अपना चपलत्व दूर कर देता है और इसी को नियमन संस्कार कहते हैं। ठीक, अब इस विधि की बात की जाए तो नियमन के लिए पान पत्र, लहसुन, सैंधव, भृंगराज, बांझ का कोड़ा और इमली प्रत्येक को पारद का षोडशांश लेकर कल्क बना लेना चाहिए और पारद में रख कर इसको स्वेदन संस्कार की भांति कांजी से दोला यंत्र में 3 दिन तक स्वेदन करना चाहिए। तो दोला यंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। इससे पारद में बोधन संस्कार प्राप्त वीर पारद की चपलता की निवृत्ति होती है। ठीक है, तो नियमन संस्कार का क्या फल होता है कि पारद में चपलत्वता की निवृत्ति हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं दीपन संस्कार। तो अगर दीपन संस्कार की बात की जाए तो पारद को भूभूषित करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे दीपन संस्कार कहते हैं। दीपन मतलब कि मुखकरण, भूभुषा, ये तीनों एक ही अर्थ से सूचित करते हैं। मतलब कि पारद की भूख को बढ़ाने वाला जो संस्कार होता है। ठीक है, दीपन से पारद की भूभुषा बढ़ती है और जैसे भूखे प्राणी में होती है वह सामने रखे अन्न को शीघ्र ही खा लेता है। भोजन की लालसा उत्पन्न उसी प्रकार दीपन संस्कार से पारद ग्रास लोलुप होकर स्वर्ण आदि ग्रास को शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो जो स्वर्ण आदि धातु होते हैं उनके ग्रास को जल्द से जल्द उसकी भूख को बढ़ाने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे ही दीपन संस्कार कहते हैं। अब अगर विधि की बात की जाए तो पारद के षोडशांश स्फटिक, काशीस, टंकड़, काली मरीच, सैंधव, राई, शिगरू की छाल को लेकर इनके कल्क में पारद को रखकर पोटली बना दोला यंत्र विधि से कांजी के साथ 3 दिन तक स्वेदन करने के पश्चात उष्ण जल से प्रक्षालित कर पारद को प्राप्त कर लेना चाहिए और ऐसा करने से पारद का दीपन संस्कार हो जाता है। ठीक है, सो ये हो गया पारद का दीपन संस्कार। और ऐसा करने से जो पारद होता है वो ग्रासार्थी हो जाता है। मतलब कि उसकी ग्रास करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, भूभुषा जो है उसकी बढ़ जाती है। सो ये हो गया पारद का अष्टविध संस्कार। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।